नरसिंह भगवान के सानिध्य में जब राष्ट्रभक्त इकट्ठे हों तो मां भारती का जयकारा कुछ ऐसा लगे कि ठीक उन परिवारों तक पहुंचे जो गैंग बनाकर सत्ता को एक बार फिर हथियाना चाहते हैं। जयकारा मां भारती का जोर से लगाएं। बोलो भारत माता की। मंच पर विराजमान आदरणीय सत शर्मा जी, युद्धवीर सेठ कि लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने के लिए आज जब आप सबके सम्मुख हम सब प्रस्तुत हुए हैं तो एक प्राचीन मंदिर के प्रांगण में आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। ये वो मंदिर है जिसने वर्षों से भक्तों की आस्था को बनाए रखा, जो झोली फैलाकर प्रभु के सामने परिवार की तरक्की, परिवार का संरक्षण मांगता। इस मंदिर ने ऐसे भक्तों का मान रखा, सम्मान रखा और इसकी छाया में आज मैं इस विश्वास को व्यक्त करती हूं कि 7 तारीख को सुरेश जी और 13 तारीख को आशा जी आप जैसे राष्ट्रभक्तों का आशीर्वाद पाएंगे जब आप पोलिंग बूथ पर जाएंगे और कमल के फूल पर मोहर लगाएंगे। वर्षों के संघर्ष के बाद स्थानीय निकाय के चुनाव में जनता जनार्दन को मौका मिल रहा है कि वो अपनी अभिलाषा को व्यक्त करते हुए विकास के कार्यों को अपने ही इलाके में और सुदृढ़ करने के लिए अपना वोट देंगे। आज आपके मध्य में जब आशा जी और सुरेश जी के लिए वोट मांगने आई हूं तो मात्र इनकी जीत सुनिश्चित करने नहीं आई, बल्कि आप अपने परिवार का भविष्य सुनिश्चित कर सकें, अपने परिवार की खुशहाली को आप स्थापित कर सकें। आज आपसे ये निवेदन करने आई हूं। चुनाव के इस माहौल में आज जब आपके इस कार्यक्रम में आ रही थी तो कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता अपना झंडा लिए मेरी गाड़ी के आगे थे। जब नजर मुझ पर पड़ी तो शायद उनको याद आया कि अमेठी में कांग्रेस का क्या हश्र हुआ। कुछ लोगों को लगा कि शायद भाजपा की एक गाड़ी है, कांग्रेस की 7-8 गाड़ियां हैं, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। मैंने कहा देखिए, मुझे अमेठी की दीदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहनें अगर दुश्मन भी सामने खड़ा हो जाए तो बड़े संस्कार और संयम के साथ बर्ताव करती हैं और महिलाओं का ध्येय मात्र ये रहता है कि उनका परिवार संरक्षित रहे, उनका परिवार खुशहाल हो। और ये मेरा गौरव है कि भारतीय जनता पार्टी ने आप सबको परिवार माना है, देश को परिवार माना है और इसीलिए आप सबकी सेवा करने के लिए, सत्ता का सुख भोगने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए हमने 2 प्रत्याशी आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। आज जिस प्रकार से मंदिर के प्रांगण में खड़े होकर मैं इस प्राचीन मंदिर को नमन करती हूं, उसी प्रकार से साल 2014 में जब संसद में पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी पहुंचे तो उन्होंने संसद की चौखट पर शीश झुकाया और अपने आप को देश का प्रधान सेवक घोषित किया। कुछ लोगों ने पूछा कि भारत के इतिहास में तो प्रधानमंत्री रहे हैं, पहली बार प्रधान सेवक अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है। नरेंद्र भाई ने पलटकर जवाब दिया कि जब चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाकर देश के सामने प्रस्तुत किया था तो यही कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि देश का प्रधानमंत्री कभी कोई गरीब चाय वाला नहीं बन सकता। कांग्रेस का घमंड इतना था कि उन्होंने सरेआम ऐलान कर दिया था कि अगर कोई व्यक्ति किसी गरीब परिवार में, किसी गांव में जन्मे, वो अपने पुरुषार्थ से प्रधानमंत्री पद तक नहीं पहुंच सकता।
कांग्रेस का घमंड इतना कि कांग्रेस के नेताओं ने कह दिया ये तो चाय वाला है, देखो हमारे राजकुमार को। लेकिन वो जनता जिसने कड़ी धूप में मेहनत की है, वो परिवार जो भले ही गरीबी में जन्मे हो, लेकिन जिन्होंने अपने पुरुषार्थ से, लगन से, मेहनत से रोटी कमाई है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, उन परिवारों ने हिंदुस्तान में मिलकर ठानी कि अगर देश का प्रधानमंत्री बनेगा तो यही गरीब मां का बेटा, यही चाय वाला बनेगा। लेकिन गरीब भी जब मौका पाता है सेवा का, तब हमेशा विनम्रता का परिचय देता है, और वही परिचय नरेंद्र मोदी ने दिया और अपने आप को प्रधान सेवक घोषित किया। और प्रधान सेवक उसने जब लोकतंत्र के मंदिर में कदम रखा तो कहा, मंदिर में भक्त की अभिलाषा क्या होती है? आज जितने भक्तगण यहां उपस्थित हैं, नरसिंह मंदिर के आपसे पूछती हूं, भक्त क्या करता है? मंदिर में घुसने से पहले चप्पल उतारता है। भक्त क्या करता है? अगर थोड़ा बहुत कचरा पड़ा होता है तो उठाता है और कहता है मंदिर साफ रखो। और नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र के मंदिर में कहा, अगर ये जननी जन्मभूमि हमारे लिए पुण्य भूमि है तो इसे गंदा करने का हमें अधिकार नहीं। और स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। तब इसी कांग्रेस पार्टी ने मजाक उड़ाते हुए कहा था, क्या जरूरत है स्वच्छ अभियान की? और नरेंद्र मोदी जब लाल किले की प्राचीर पर पहुंचे तो उन्होंने देश के सामने ऐलान किया कि अगर भारत सशक्त है, भारत की मातृशक्ति के प्रति आपकी आस्था है, तो कम से कम उस महिला से पूछो तो कि उस औरत का दिन कैसे शुरू होता है। उसका संघर्ष वहीं से शुरू होता है जब सूरज उगता है और उसके घर में शौचालय नहीं होता। यहां बैठे किसी भी परिवार ने, किसी भी महिला ने कभी किसी नेता से साल 2014 के पहले ये नहीं कहा मेरे लिए टॉयलेट बनवा दो, कभी नहीं कहा। औरतें अगर गरीब परिवार में जन्मी तो ये मानकर चली थी कि शौच के लिए बाहर ही जाना पड़ेगा और सूरज के ढलने का, अंधेरे का इंतजार करना पड़ेगा। कितनी बेटियां ऐसी जो बाहर शौच के लिए जाती, बहुएं ऐसी, माएं ऐसी, और आगे से अगर गाड़ी आती तो आंचल से अपने आप को ढांकती ताकि इज्जत ना उछले सरेआम। घर आकर अगर बेटे को, पति को बता भी देती तो उनकी जेब में पैसा नहीं होता शौचालय बनाने के लिए, और जहर का घूंट पीकर गरीब परिवार हर दिन जीता। नरेंद्र मोदी ये पीड़ा जानते हैं क्योंकि स्वयं गरीबी में पैदा हुए, और इसीलिए आपने मांगा नहीं, लेकिन उन्होंने लाल किले की प्राचीर से ऐलान किया कि अगर औरतों के प्रति हमारी श्रद्धा है, महिला का सम्मान करना चाहते हैं, तो पहले आइए हम मिलकर कम से कम गरीब के घर में एक शौचालय बनाएं। नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया कि राष्ट्र आय मिले और हम जुटकर टॉयलेट बनाएं कि महिला का सम्मान हो। और गुपकर गैंग किस लिए मिला? तब इकट्ठे नहीं आए जब गरीब औरतों को टॉयलेट चाहिए था, तब इकट्ठे आए जब उनकी इमारत ढलने वाली थी। यहां जितने लोग उपस्थित हैं, कभी सोचा कि कांग्रेस, पीडीपी और एनसी इकट्ठे आएंगे क्योंकि गरीब के घर में शौचालय बनना है? नहीं, संभव ही नहीं। अरे शौचालय तो छोड़िए, यहां जितनी बहनें बैठी हैं, 1:30 बज रहा है, कितनों ने तो दोपहर का भोजन तैयार कर लिया होगा, कितने तो ऐसी हैं जो कहती हैं सब्जी तैयार हो गई, जाकर सिर्फ रोटी सेकनी बाकी है। राजमा अगर बनाकर आई हैं तो कहती होंगी घर जाकर सिर्फ चावल बनाना बाकी है। और महिलाएं गरीब परिवार की ये मानकर बैठी थी कि रोटी बनानी है तो चूल्हा फूकना है, चूल्हा फूकना है तो लकड़ी बिनवानी है। लकड़ी बीनने के लिए लड़की को कहा जाता था स्कूल छोड़, पहले लकड़ी बीन ले। बेटी अगर किसी दिन बीमार पड़ जाए तो मां निकल पड़ती थी। कभी अपने परिवार को यह नहीं कहा कि वो रोटी सेकते हुए चूल्हा जो फूकती है, उस धुएं को छाती में भरने के बाद कितनी तकलीफ होती।
यहां कितने बेटे बैठे हैं ऐसे जिन्होंने अपनी मां की उस खांसी को सुना है लेकिन कुछ नहीं कर पाए क्योंकि सिलेंडर के लिए जेब में पैसा नहीं था। ये वो नहीं समझे जो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए, ये वो समझा जिसकी मां ने चूल्हा फूंका है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने, आपने कभी मांगा नहीं लेकिन उज्ज्वला योजना की शुरुआत की और देश में 8 करोड़ गरीब परिवारों को पहली बार जिंदगी में एक सिलेंडर दिया। 11 करोड़ परिवारों को जिंदगी में पहली बार एक टॉयलेट मिला, 8 करोड़ गरीब औरतों को पहली बार सिलेंडर मिला। अरे जो गुपकर गैंग और कांग्रेस पार्टी गरीबों को सिलेंडर और टॉयलेट नहीं दे पाई, वो आपको अच्छा भविष्य क्या खाक दे पाएंगे। एक आंदोलन शुरू हुआ देश में। 14 से पहले जो सरकारें थीं और कांग्रेस पार्टी के एक नेता, उन्होंने सरेआम ऐलान कर दिया, बड़े गौरव के साथ, फक्र के साथ कहा कि देखो दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो गरीब तक पहुंचते पहुंचते गांव में 10 पैसा रह जाता है। मतलब पहली बार एक कांग्रेस के नेता ने सरेआम ये घोषणा कर दी कि 90 पैसा गरीब का कांग्रेस ही खा जाता है। और गरीब भी सोच कर बैठा था कि हाँ जी खा जाते हैं, क्या कर लेंगे। नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि बैंक का खाता खोलो गरीब का, ताकि सीधा भारत की तिजोरी से पैसा जाए तो गरीब के खाते में जाए। और यही लोग जो आज भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनाव लड़ रहे हैं, यही लोग, इन लोगों ने मजाक उड़ाया कि गरीब बैंक का खाता खोल के करेगा क्या। वो बैंक जो कभी गरीब के मुंह पर दरवाजा बंद किया करते थे, वो चलकर गरीब के घर तक आए और कहा खोल लो भाई साहब अकाउंट, मोदी का आदेश है। और जनधन अकाउंट पहली बार कितने गरीबों का खुला। और जब खुला अकाउंट तो कोरोना की महामारी में आपने देखा देश की 20 करोड़ बहनों को पहली बार महामारी में भारत सरकार ने 30,000 करोड़ रुपया सीधा उनके बैंक के खाते में डाला। ये गुपकर गैंग, इसने कभी किसी गरीब के खाते में सीधा पैसा नहीं डाला। आज जितने बड़े बुजुर्ग यहां बैठे हैं, मैं चाहूंगी नौजवान जाकर कभी उनसे पूछें कि घर में अगर किसी को गंभीर बीमारी होती थी तो घर के बुजुर्ग, घर का मुखिया नेता को तलाशता था कि लाओ भैया दिल्ली एम्स में भर्ती करा दो तो जान बच जाए हमारी। कितने परिवार ऐसे हैं जो नेताओं के चक्कर काटते रहते थे कि कम से कम एक अस्पताल में भर्ती करा दो। कभी सोचा आपने कि वो क्षेत्र जो बार बार नेताओं के चक्कर काटता था कि दिल्ली में जाकर एम्स में भर्ती करा दो, एक दिन उसी क्षेत्र में स्वयं एम्स चलकर आएगा और बनना शुरू होगा। ये संभव तब हुआ जब आपने मोदी को अपना वोट दिया, कमल के छाप पर आपने अपना आशीर्वाद दिया। आज यहां उपस्थित जनता जनार्दन से पूछना चाहती हूं, कोरोना की महामारी में जब मौत दस्तक दे रही थी तब कोई कांग्रेसी आया मास्क और सैनिटाइजर बांटने? कोरोना की महामारी में जब मौत दस्तक दे रही थी तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और मोदी की सरकार ने हर गरीब के घर में राशन पहुंचाया 7 महीने का। उनके हाथ में सत्ता होती तो सोचिए क्या हश्र होता आपका। और इसीलिए आज आपसे कहने आई हूं कि डीडीसी का यह चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है, सेवा का सेतु है जो आपको बांध कर रखना है। जो लोग कांग्रेस के उस जत्थे का म्यूजिक सुन रहे हैं, चिंता मत कीजिए, वो बैंड तो अमेठी में कब का बंद हो चुका है। आज जिस पार्टी का अपना कोई सहारा नहीं, वो आपका सहारा कैसे बन पाए? जिस पार्टी के नेता अपने कार्यकर्ता से मिलते नहीं, वो आपको मिलकर के आपका काम कर पाएंगे?
और इसीलिए आज मेरा विश्वास है, नरसिंहपुर के मंदिर के इस प्रांगण में ऐसे व्यक्त करती हूं कि यही जनता जनार्दन 7 तारीख को सुरेश जी के लिए, 13 तारीख को आशा जी के लिए पोलिंग बूथ पर जाएंगे और कमल के फूल पर मोहर लगाएंगे। आपको बैठकर निर्णय लेना है। केंद्र में नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जो व्यवस्था आपके लिए सुनिश्चित करते हैं उसको आप तक पहुंचाएगा कौन? सुरेश जी और आशा जी को अगर वोट ना मिला तो क्या केंद्र की सरकार के जितने भी कार्यक्रम हैं उसका आप तक लाभ पहुंचाएंगे किसी और राजनीतिक दल के लोग? इसलिए आज आपसे कहने आई हूं कि जिस राजनीतिक दल का केंद्र की सरकार में कोई अस्तित्व नहीं, जो राजनीतिक दल तब इकट्ठे नहीं होते जब जनता को जरूरत होती है, वो राजनीतिक दल आपके काम इस चुनाव नहीं आएंगे। हिमाकत तो इतनी उनकी कि उन्होंने ये ऐलान करने की गुस्ताखी कर दी कि तिरंगा कोई नहीं उठाएगा। अरे उनसे पूछो जिन्होंने हिंदुस्तान को तब गले लगाया जब भारत का विभाजन हुआ और हिंदुस्तान की धरती को चुना और रेफ्यूजी बनकर यहां आए। उनसे पूछो कि तिरंगे की शान क्या है, उनसे पूछो तिरंगे की आन क्या है। और आज मुझे इस बात का गौरव है कि गुपकर गैंग के पास जब सत्ता थी तो रेफ्यूजियों को कभी भी उन्होंने वोट का अधिकार नहीं दिया, लेकिन मोदी ने यह समझा कि जिन परिवारों ने हिंदुस्तान को चुना, पाकिस्तान का तिरस्कार किया, उनको अधिकार मिलना चाहिए कि वो जाकर वोट करें। और इस बार जब आप वोट करने आएंगे तो मैं तो कहती हूं आशा जी, सुरेश जी, आप दोनों भाग्यशाली हैं कैंडिडेट के रूप में कि वो रेफ्यूजी परिवार उनके परिजनों के साथ जब आपको वोट देने आएंगे तो वो एक एक वोट हिंदुस्तान में एक नया इतिहास रचेगा। ये गुपकर गैंग तब इकट्ठे नहीं आए जब आपको वोट का अधिकार दिलवाना था, ये तब इकट्ठे आए जब इनको वोट की दरकार थी, इनकी जरूरत थी। इकट्ठे तब आए जब इन्हें तिरंगे का बहिष्कार करना था। और मैं इस बात से बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हूं, क्योंकि तिरंगे का अपमान तो स्वयं उनके मुखिया राहुल गांधी जी देश की संसद में कर चुके हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने दिल्ली में जाकर एक यूनिवर्सिटी में बुलंद आवाज में कहा कि भारत के टुकड़े हों। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की आर्मी से प्रमाण मांगा कि बताओ तुमने जाकर पाकिस्तान में दुश्मन को कैसे दांत खट्टे किए। ये वो लोग हैं। ये तिरंगे का मोल, तिरंगे का मान कभी नहीं समझ पाएंगे। ये वो लोग हैं जो गुपकर गैंग बनने के बाद इस आशा को व्यक्त करते हैं कि हिंदुस्तान से नहीं, हमें चीन से मदद चाहिए। ये वो लोग हैं। अरे जो सत्ता के लिए दुश्मन से हाथ मिला ले वो आपका क्या खाक हो पाएगा। इसीलिए आज आपसे निवेदन करने आए कि 7 तारीख को सुरेश जी के समर्थन में, 13 तारीख को आशा जी के समर्थन में पोलिंग बूथ पर जाएं और कमल के फूल पर अपना मोहर लगाएं। इस विश्वास के साथ कि आज कोड ऑफ कॉन्डक्ट की वजह से मैं मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती, लेकिन एक दिन इन दोनों प्रत्याशी की जीत के बाद मंदिर में जाकर मुझे प्रभु का आशीर्वाद जरूर मैं प्राप्त कर पाऊंगी। आज भक्तों की ओर से मंदिर में शीश झुकाकर यही प्रार्थना को अर्पित करती हूं। आप सबसे अपील करती हूं, इस चुनाव में मात्र सुरेश जी और आशा जी का भविष्य नहीं, आपके परिवार का भविष्य छिपा है। उनको वोट दें जिन्होंने बिन मांगे सिलेंडर दिया, गरीब को बिन मांगे राशन दिया,
बिन मांगे शौचालय बनाया ताकि महिला की इज्जत बनी रहे, उनको वोट ना दें। जो रोशनी के नाम पर 25,000 करोड़ रुपया खा गए, उनको वोट ना दें। आज यही निवेदन आपके चरणों में अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूं। जय हिंद, जय भारत। बोलो भारत माता की। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।